नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, व्यंजन। जी हाँ, ये वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारी भाषा को, हमारी आवाज को एक शक्ल देते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अ और क, इन दोनों की आवाज में बुनियादी फर्क क्या है? मतलब जब हम अ बोलते हैं और जब क बोलते हैं तो असल में होता क्या है? सोचिए जरा। तो इसी सवाल का जवाब छिपा है ये समझने में कि एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आखिर है क्या। देखिए, अ तो एक स्वर है, वाउल, एक बिल्कुल आजाद आवाज। लेकिन क एक व्यंजन है और इसकी कहानी ना थोड़ी अलग है। तो परिभाषा क्या कहती है? बहुत सीधी सी बात है। व्यंजन वो अक्षर हैं जिन्हें बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की मदद चाहिए। मतलब वो अपने आप में कह सकते हैं कि अधूरे हैं। उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ। जब भी हम इन अक्षरों को बोलते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता, पर हम एक स्वर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसी से इनकी आवाज पूरी होती है। और बस यहीं पर असली बात छिपी है। ये एक लाइन है जो सब कुछ बता देती है। व्यंजन परतंत्र वर्ण है, स्वतंत्र वर्ण नहीं। परतंत्र मतलब डिपेंडेंट, यानी वो पूरी तरह से स्वरों पर निर्भर हैं। अकेले तो वो बोले ही नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि व्यंजन क्या होते हैं। पर अगला सवाल, हिंदी में व्यंजन हैं कितने? अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसमें एक मजेदार ट्विस्ट है। अगर पुरानी किताबों को देखें या परंपरागत रूप से बात करें तो मूल व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 33। और ये वही नंबर है जो हम सब ने शायद स्कूल में पढ़ा है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या ये नंबर आज भी सही है? देखिए, भाषा तो वक्त के साथ बदलती है ना? तो असल में कहानी में और भी कुछ है। आज के समय में हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 35। जी हाँ, 35, 33 नहीं, 35। तो सवाल ये है कि ये दो नए व्यंजन आए कहाँ से? ये जो दो एक्स्ट्रा व्यंजन हैं वो हैं ड़ और ढ़। जैसे सड़क में ड़ और पढ़ना में ढ़। इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं और समय के साथ इन्हें ऑफिशियली वर्णमाला का हिस्सा बना लिया गया। तो अब अगर कोई पूछता है तो सही जवाब है 35। याद रखिएगा। चलिए अब जरा व्यंजनों की कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं। मतलब वो क्या चीजें हैं जो सभी 35 व्यंजनों में कॉमन हैं और जो उन्हें स्वरों से बिल्कुल अलग करती हैं। देखिए, यहां दो बुनियादी विशेषताओं की बात हो रही है। अब ये क्या है, इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली खासियत तो फिजिकल है। मतलब जब भी कोई व्यंजन बोला जाता है तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो कहीं ना कहीं रुकती है या टकराती है, जीभ से, दांत से, होंठों से। लेकिन जो दूसरी खासियत है ना, वो बड़ी मजेदार है। वो ये कि हर व्यंजन के अंदर एक छिपी हुई आवाज होती है। और ये जो छिपी हुई ध्वनि है ना, यही है व्यंजनों को समझने की असली चाबी। कह सकते हैं कि ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसके बिना व्यंजन अधूरा है। तो फिर सवाल वही है, आखिर वो कौन सी एक ध्वनि है जो हर एक व्यंजन के अंदर छिपी हुई है और जो उसे बोलने लायक बनाती है? जरा इसे देखिए। यहां है ग, जिसके नीचे एक हलंत लगा है, वो छोटी सी लाइन। ये जो ग है ना, ये व्यंजन का एकदम शुद्ध अधूरा रूप है। ये बस एक आवाज है, पूरा अक्षर नहीं। और इसके साथ जुड़ता है अ। और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो बनता है पूरा ग। तो वो छिपी हुई ध्वनि कौन सी थी? वो थी अ स्वर की। हर व्यंजन जो हम बोलते हैं, क, ख, ग, उन सब में अपने आप अ की ध्वनि मिली होती है। हाँ, अगर कोई और मात्रा ना लगी हो तो। और यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि व्यंजन स्वरों के बिना सच में अधूरे हैं। लेकिन हाँ, एक बात और है। ये जो 35 व्यंजन हैं, ये सब एक जैसे नहीं हैं। इनको भी अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। मतलब उनको इस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है कि उन्हें बोलने के लिए मुंह का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है या कितनी हवा मुंह से बाहर आ रही है। वैसे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि इसके पीछे भी एक पूरा साइंस, एक पूरी व्यवस्था काम करती है। तो इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, व्यंजन आजाद नहीं हैं, उन्हें स्वरों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दूसरी, व्यंजनों की संख्या अब 33 नहीं 35 है।
और तीसरी और सबसे मजेदार बात, हर व्यंजन के अंदर अ की एक छिपी हुई ध्वनि होती है। और अब जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। देखिए, भाषा कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा बदलती रहती है, विकसित होती है। जिस तरह ड़ और ढ को वर्णमाला में जोड़ा गया, क्या लगता है आने वाले समय में, भविष्य में हिंदी में और भी व्यंजन शामिल हो सकते हैं? सोचने वाली बातें हैं। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो क, र, श ये सब आवाजें कितनी अलग-अलग होती हैं? हैं तो ये सभी व्यंजन, पर इनके पीछे ना एक पूरा परिवार है, एक छिपा हुआ स्ट्रक्चर। तो आज हम इसी स्ट्रक्चर के राज को खोलने वाले हैं, परत दर परत, और समझेंगे कि हिंदी भाषा की नींव आखिर है क्या? तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? सोच रहे हैं? गिनने की कोशिश कर रहे हैं? अरे रुकिए रुकिए, जवाब इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। क्योंकि असली कहानी वो संख्या में नहीं, बल्कि उनके क्लासिफिकेशन में छिपी है। और वो जवाब वो इस चार्ट में छिपा है। जी हाँ, यही है हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए इस नक्शे को साथ में फॉलो करते हैं और हिंदी व्यंजनों के पूरे परिवार से मिलते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये व्यंजन होता क्या है। व्यंजन क्या है ये? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं। अगर स्वर मतलब वावल्स किसी शब्द की आत्मा है, तो व्यंजन उसका शरीर बनाते हैं। ये वो ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की मदद चाहिए ही चाहिए। जैसे क में जब अ जुड़ता है, तब जाकर बनता है क। ठीक है, अब देखते हैं कि इन व्यंजनों को कितने बड़े-बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। यहीं पर होता है व्यंजनों का पहला बड़ा बंटवारा। एक तरफ है मूल व्यंजन, इनकी संख्या है 35। ये भाषा की एकदम फाउंडेशन है। अब मन में सवाल आएगा, 35 को 33 + 2 क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से 2 व्यंजन बाद में हिंदी में ही डेवलप हुए। और दूसरी तरफ हैं 4 संयुक्त व्यंजन, जो इन्हीं मूल व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। तो चलिए पहले इस बड़े वाले परिवार यानी मूल व्यंजन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो देखिए, ये जो 35 मूल व्यंजन है ना, ये भी सब एक जैसे नहीं है। इनको बोलने के तरीके के हिसाब से 4 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। चलिए एक-एक करके इन सभी ग्रुप से मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा ग्रुप है स्पर्श व्यंजन का। इसमें पूरे 25 सदस्य हैं। नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श मतलब टच। इन्हें बोलने में हमारी जीभ मुंह के अंदर कहीं ना कहीं टच करती है, चाहे वो तालू हो, दांत हो या होठ। जैसे क, च, ट, त, प। ये सब इसी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद आता है 4 अंतस्थ व्यंजनों का ग्रुप। अंतस्थ, इसका मतलब होता है बीच में। और इन्हें ऐसा कहते क्यों हैं? क्योंकि इनको बोलते वक्त जीभ मुंह में किसी भी हिस्से को पूरी तरह से नहीं छूती, तो इनकी जो आवाज है वो स्वर और व्यंजन के कहीं बीच की लगती है। फिर आता है हमारा तीसरा ग्रुप, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है, और ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको बोलने पर मुंह से गर्म हवा निकलती है। सिंपल। और ये है हमारा चौथा ग्रुप, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। अब ये वाले बहुत स्पेशल हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये संस्कृत से नहीं आए, इनको हिंदी ने खुद डेवलप किया है। इन्हें बोलते वक्त जीभ एक झटके से ऊपर उठकर नीचे गिरती है, जैसे सड़क या पढ़ाई बोलते वक्त होता है। तो फटाफट एक रीकैप करते हैं। मूल व्यंजनों के हो गए 4 परिवार, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 2 उत्क्षिप्त। और इन सबको मिला दें तो बन जाते हैं हमारे पूरे 35 मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजनों की कहानी तो समझ आ गई। अब चलते हैं व्यंजन परिवार की दूसरी और आखिरी ब्रांच की तरफ, यानी संयुक्त व्यंजन। ये वाली फैमिली बहुत सीधी सादी है। इसमें बस 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, संयुक्त मतलब जुड़े हुए। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि क और श मिलकर क्ष बनता है। तो अब तक हमने जो भी टुकड़े टुकड़े में समझा है, चलिए उसे एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। और देखिए, हम वापस आ गए अपने उसी चार्ट पर अब ये अनजान नहीं लग रहा है ना? अब ये एक बिल्कुल क्लियर नक्शा है। ये दिखा रहा है कि कैसे सारे व्यंजन पहले 2 मेन ब्रांचेस में बढ़ते हैं, और फिर कैसे मूल व्यंजन आगे 4 सब ब्रांचेस में बढ़कर अपना पूरा परिवार बनाते हैं। और ये रही सारी कहानी एक ही जगह पर। ये टेबल, ये इस पूरे क्लासिफिकेशन को याद रखने का सबसे आसान तरीका है।
इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे मूल व्यंजनों के 4 प्रकार और संयुक्त व्यंजन ये सब मिलकर हिंदी की पूरी व्यंजन माला तैयार करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ ग्रामर का कोई रूल नहीं है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कौन सी आवाज मुंह में कहां से निकल रही है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा उच्चारण अपने आप सुधरने लगता है। और हिंदी पर अच्छी पकड़ बनाने का यही तो राज है। तो अब हमें व्यंजनों की संख्या भी पता है और उनका पूरा परिवार भी। लेकिन सीखने का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। तो अगला कदम क्या होगा? शायद हर एक व्यंजन का सही प्रोनाउंसिएशन सीखना, या फिर ये जानना कि शब्द बनाते समय ये आपस में जुड़ते कैसे हैं। ये खोज अब नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के एक बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही दिलचस्प हिस्से के बारे में, स्पर्श व्यंजन। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हिंदी की पूरी साउंड सिस्टम टिकी हुई है। तो चलिए इस खूबसूरत सिस्टम को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है, कभी सोचा है कि हिंदी के जो 25 सबसे कॉमन कॉन्सोनेंट्स हैं, उनमें आपस में क्या कनेक्शन है? क्या उनके पीछे कोई छिपा हुआ पैटर्न है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। और जवाब है स्पर्श व्यंजन। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। स्पर्श मतलब टच या छूना। इन व्यंजनों को बोलते वक्त होता क्या है कि हमारे मुंह के अंदर जीभ या होठ जैसा कोई हिस्सा किसी दूसरे हिस्से को छूकर हवा को एक पल के लिए रोकता है और फिर एक झटके के साथ छोड़ता है। इसी से वो आवाज पैदा होती है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये सदियों से हिंदी ग्रामर का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, ये सिस्टम हमारी भाषा की साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड फाउंडेशन को दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये स्पर्श आखिर होता कहाँ है? मुंह के अंदर 5 खास जगहों पर। पहला है कंठ, यानी हमारा गला, जहां से क की आवाज आती है। फिर है तालु, जिससे च की आवाज बनती है। उसके बाद मूर्धा, यानी मुंह की छत, जहां से ट की आवाज निकलती है। फिर आते हैं दांत, जहां जीभ त बोलने के लिए टच करती है। और आखिर में होंठ, जो प बोलने के लिए आपस में मिलते हैं। हर व्यंजन का अपना एक फिक्स स्पॉट है और यही चीज उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है। तो कुल मिलाकर ऐसे कितने व्यंजन हैं? पूरे 25। जी हां, एग्जैक्टली 25। ना एक कम ना एक ज्यादा। और ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा राज इसी नंबर में छुपा है। अब देखिए, यहां से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इन व्यंजनों का सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-2 नाम हैं। और जो दूसरा नाम है ना, वो इनके शानदार ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कहानी बताता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय मतलब जिसे वर्गों में या कह लीजिए कि ग्रुप्स में बांटा गया हो, कैटेगराइज्ड। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये नाम इनके उच्चारण के बारे में नहीं बल्कि इनको अरेंज करने के तरीके के बारे में है। तो चलिए इन दोनों नामों को एक साथ रखकर समझते हैं। एक तरफ है स्पर्श व्यंजन, जो बताता है कि आवाज बनती कैसे है, यानी टच करने से। और दूसरी तरफ है वर्गीय व्यंजन, जो बताता है कि इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, यानी ग्रुप्स में। सिंपल है ना? एक नाम बताता है कैसे बोलते हैं और दूसरा बताता है कैसे अरेंज करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, कमाल का लॉजिकल है। इसे हम 5 का सिस्टम भी कह सकते हैं। देखिए, कुल 25 व्यंजन हैं और इन्हें 5-5 के 5 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, हर ग्रुप का नाम उसके पहले अक्षर पर ही है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और इसी तरह। एकदम परफेक्ट 5x5 का ग्रिड बन जाता है ना कमाल का सिस्टम? तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। 3 बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, स्पर्श का मतलब है टच। ये बताता है कि ये ध्वनियां बनती कैसे हैं। दूसरी बात, ये टोटल 25 हैं। और तीसरी, इन्हें एक बहुत ही लॉजिकल 5x5 ग्रिड में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसे हम वर्गीय सिस्टम कहते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या यही फोनेटिक लॉजिक, मतलब हर आवाज के लिए एक पक्की जगह और एक लॉजिकल ग्रुप, क्या यही देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक सुंदरता का असली राज है? सोचिएगा जरूर। नमस्ते, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के पीछे छुपे एक बहुत ही वैज्ञानिक सिस्टम को समझने वाले हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, बल्कि आवाजों का एक बड़ा ही खूबसूरत ढांचा है। चलिए इसे मिलकर खोजते हैं। कभी सोचा है कि भाई हम अपने मुंह से इतनी सारी अलग अलग आवाजें निकालते कैसे हैं? इसका जवाब कोई जादू टोना नहीं, बल्कि भाषा का अपना एक बहुत ही व्यवस्थित विज्ञान है। अच्छा, तो इस साइंस को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो है उच्चारण स्थान। ये हमारे मुंह के अंदर की वो खास जगह है जहां हवा के रास्ते में रुकावट डालकर कोई आवाज बनाई जाती है।
समझिए, ये हमारी आज की खोज का एक नक्शा है। और दूसरी चीज है वर्ग। अब ये वर्ग क्या है? समझिए, ये उन व्यंजनों का एक परिवार है जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। मतलब व्यंजनों को यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें उनके जन्म स्थान के हिसाब से परिवारों में बांटा गया है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए एक कमाल की यात्रा के लिए। हम शुरुआत करेंगे मुंह के सबसे पिछले हिस्से यानी गले से और धीरे धीरे होठों तक का सफर तय करेंगे। तो हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है क वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है कंठव्य। जरा इस टेबल को देखिए, फिर हम इन आवाजों को खुद महसूस करके देखेंगे। कंठव्य मतलब कंठ से, गले से निकलने वाली ध्वनियां। चलिए मेरे साथ बोलकर देखिए आराम से, साफ साफ। क, ख, ग, घ, ङ। महसूस हो रहा है? ये सारी आवाजें गले के एकदम अंदर से आ रही हैं। चलिए अब मुंह में थोड़ा और आगे आते हैं। अगला परिवार है च वर्ग और इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। ये आवाजें तब बनती हैं जब हमारी जीभ मुंह की छत, मतलब वो जो हार्ड वाला हिस्सा होता है ना, जिसे कठोर तालू कहते हैं, उससे टकराती है। बोल कर देखें, च, छ, ज, झ, ञ। ध्यान दीजिए जीभ कैसे ऊपर उठकर तालू को छू रही है। यात्रा जारी रखते हैं और अगला पड़ाव है ट वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। पता है, ये आवाजें बड़ी अनोखी हैं। मूर्धन्य ध्वनियां बनाने के लिए जीभ की नोक को थोड़ा पीछे की तरफ मोड़ना पड़ता है और फिर तालू के सबसे ऊंचे हिस्से को छूना पड़ता है। चलिए कोशिश करते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। जीभ का यही जो एक खास घुमाव है ना, यही इन आवाजों को अलग बनाता है। और हाँ, कई बार इंग्लिश स्पीकर्स के लिए इन ध्वनियों को सही से बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम मुंह में और आगे आ चुके हैं, त वर्ग तक। इसका उच्चारण स्थान है दंतव्य और जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका सीधा कनेक्शन हमारे दांतों से है। ये आवाजें तब निकलती हैं जब जीभ की नोक ऊपर वाले दांतों के ठीक पीछे हल्के से टच करती है। बोलकर महसूस कीजिए, त, थ, द, ध, न। और लीजिए, हम आ गए अपनी इस ध्वनि यात्रा के आखिरी स्टॉप पर, प वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ्यव्य। ओष्ठ्यव्य यानी होठों से बनी ध्वनि। और सच कहूं तो शायद ये पहचानना सबसे आसान है ना? ये आवाजें तब बनती हैं जब दोनों होंठ एक दूसरे से मिलकर अलग होते हैं। प, फ, ब, भ, म। तो हमने गले से होठों तक का ये पूरा सफर तो कर लिया, पर क्या आपने सोचा कि इन सभी वर्गों में कोई गहरा कनेक्शन, कोई छिपा हुआ पैटर्न भी हो सकता है? जी हां, बिल्कुल है। और यही तो इस पूरे सिस्टम की असली खूबसूरती है। ये देखिए, हमारे सोर्स से मिली एक बहुत ही जरूरी बात। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाता है। ये एक ऐसा नियम है जो इन पांचों परिवारों को एक ही धागे में पिरो देता है। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड और कह सकते हैं कि साइंटिफिक है। तो इसका मतलब हुआ कि हर वर्ग का जो पांचवां अक्षर है वो एक नासिक्य ध्वनि है, मतलब उसकी आवाज नाक से भी निकलती है। कौन कौन से हैं ये? न, ञ, ण, न और म। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनमें से किसी भी अक्षर को बोलते हुए अपनी नाक पर उंगली रखिए। एक वाइब्रेशन, एक कंपन महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आ रही है ना कमाल का पैटर्न? अब जब हम सारे हिस्सों को और इस छुपे हुए पैटर्न को समझ चुके हैं, तो चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। अब देखिए, ये चार्ट सिर्फ कुछ अक्षरों की लिस्ट नहीं लग रहा, है ना? अब ये हमें मुंह के अंदर ध्वनि पैदा करने वाली जगहों का एक पूरा लॉजिकल नक्शा दिखाई दे रहा है। गले से शुरू होकर तालू और दांतों से गुजरते हुए होठों पर खत्म होने वाला एक बिल्कुल साफ रास्ता। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जिस भाषा को हम रोज बोलते हैं वो बस यूं ही रैंडम आवाजों का झुंड नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा, लॉजिकल और खूबसूरत ढांचा काम कर रहा है जो हजारों सालों में तैयार हुआ है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। हमारी रोजमर्रा की भाषाओं में ऐसे और कितने छुपे हुए वैज्ञानिक पैटर्न्स मौजूद हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर। देवनागरी लिपि में एक छोटा सा निशान होता है, एक बिंदी, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस एक छोटी सी बिंदी में व्याकरण की एक पूरी कहानी छिपी है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो कभी सोचा है कि शब्दों के ऊपर लगी ये छोटी सी बिंदी
जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, ये असल में है क्या? ये कोई सिर्फ सजावट की चीज नहीं है। इसके पीछे व्याकरण का एक बहुत ही दिलचस्प नियम काम करता है। सच कहें तो ये बिंदी कुछ दूसरे अक्षरों का एक तरह का शॉर्टकट है। हाँ, एक सुविधाजनक भेस जिसे लिखने में आसानी हो, बस इसलिए बनाया गया है। तो सवाल ये है कि भाई ये किन अक्षरों का भेस है? इसका जवाब है पंचमाक्षर। अब ये पंचमाक्षर क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये देवनागरी के 5 मुख्य व्यंजन समूहों के 5वें अक्षर होते हैं। और ये रहे वो 5 अक्षर, ना, न्या, णा, ना और म। जी हां, यही वो 5 पंचमाक्षर हैं जिनकी जगह अक्सर वो छोटी सी बिंदी ले लेती है। ठीक है, तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इन अक्षरों को उस बिंदी से कब और कैसे बदला जाता है? इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम है। आइए इस प्रतिस्थापन के नियम को समझते हैं। नियम देखिए, बहुत ही आसान है। जब भी कोई पंचमाक्षर अपने ही परिवार यानी अपने ही वर्ग के किसी दूसरे व्यंजन से जुड़ता है, तो उसे हटाकर उसकी जगह एक बिंदी यानी अनुस्वार लगा सकते हैं। बस इतनी सी बात है। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए इसे एक्शन में देखते हैं कि ये नियम असल में 5 व्यंजन परिवारों के साथ काम कैसे करता है। कुछ उदाहरणों से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। यहां इस नियम का असली जादू देखने को मिलता है। देखिए, क वर्ग में अंक लिखने के बजाय हम लिखते हैं अंक। च वर्ग में पंच बन गया पंच। ट वर्ग में दंड तो हम अब दंड लिखते हैं। और त वर्ग का सबसे बढ़िया उदाहरण तो हिंदी ही है, जो अब हिंदी बन गया है। और आखिर में प वर्ग में कंप बन जाता है कंप। हर जगह एक साधारण सी बिंदी ने इन आधे अक्षरों की जगह ले ली। कितना आसान हो गया। लेकिन एक मिनट, सवाल ये उठता है कि भाई इस नियम की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका क्या महत्व है? जवाब देखिए, कोई बहुत जटिल नहीं है, बल्कि बहुत ही व्यावहारिक है। सिर्फ और सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए। इसका पूरा मकसद देवनागरी लिपि में लिखने की प्रक्रिया को और तेज और आसान बनाना था। पुराने और नए रूपों में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने तरीके में आधे आधे अक्षर लिखने पड़ते थे, जो मुश्किल भी लगते थे और लिखने में समय भी ज्यादा लेते थे। नए रूप में क्या है? बस एक बिंदी लगानी है। इससे लिखना कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गया। तो अब जब ये नियम साफ हो गया है, क्या हिंदी के शब्दों को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा? अगली बार जब हिंदी या गंगा या चंदन जैसा कोई शब्द सामने आए, तो याद रखिएगा कि उस छोटी सी बिंदी के पीछे एक पूरा का पूरा अक्षर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। भाषा की खूबसूरती अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। नमस्कार। सोचिए, अगर मैं कहूं कि हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो किसी एक कैटेगरी में फिट ही नहीं होती। मतलब वो ना तो पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन, वो कहीं बीच में है। आज हम भाषा के इन्हीं अनोखे वर्णों की दुनिया में चलेंगे, जिन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो सवाल यह है कि क्या सच में ऐसी कोई ध्वनियां होती हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच की खाली जगह में रहती हैं? और इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल होती हैं। और ये हमारे वर्णमाला को देखने का नजरिया ही बदल देती हैं। तो जी, इन्हीं को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब इनके नाम में ही इनका राज छिपा है। अंतस्थ यानी बीच में रहने वाले। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुंह के हिस्से जैसे जीभ, तालू, होठ एक दूसरे के बहुत करीब तो आते हैं, पर पूरी तरह से चिपकते नहीं हैं। हवा के निकलने के लिए थोड़ी सी जगह बची रहती है और बस यही चीज इन्हें इनकी खास आवाज देती है। और पता है, इनकी इसी मिली-जुली आदत की वजह से इन्हें एक और बड़ा मजेदार नाम मिला है, अर्धस्वर, यानी कि आधे स्वर। ऐसा लगता है मानो ये एक डबल रोल निभा रहे हैं, जिसमें कभी ये स्वर जैसे लगते हैं तो कभी व्यंजन जैसे। तो कितने हैं ऐसे स्पेशल वर्ण हमारी हिंदी में? बहुत सारे नहीं, सिर्फ 4। लेकिन ये चारों अपने आप में कमाल हैं। और ये रहे हमारे वो 4 महारथी, य, र, ल और व। जी हां, यही हैं वो 4 अंतस्थ व्यंजन। और सुनिए, ये कोई आज की बात नहीं है। सदियों पहले महान व्याकरण के ज्ञानी पाणिनि ने इन चारों को एक खास ग्रुप में रखा था और उन्हें नाम दिया था यण। इससे पता चलता है कि संस्कृत और हिंदी की बनावट में इन ध्वनियों की कितनी गहरी और पुरानी जगह है। चलिए फिर अब एक एक करके इन चारों की कहानी जानते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या खास है। तो सबसे पहले है य। जरा बोलकर देखिए, य। महसूस हुआ? जीभ कैसे ऊपर तालू की तरफ तो जाती है, पर उससे पूरा टच नहीं करती।
और क्योंकि जीभ तालु के पास जाती है, इसीलिए इसे एक तालव्य ध्वनि कहते हैं। हवा बड़े आराम से बिना रुके बाहर आती है और यही गुण इसे एक परफेक्ट अर्ध स्वर बनाता है। अंतस्थ व्यंजन का हमारा पहला और सबसे सटीक उदाहरण। अब आते हैं र पर। इसकी आवाज में ना एक वाइब्रेशन है, एक थिरकन सी। महसूस कीजिए जरा, र है ना। र की आवाज आती है दांतों के ठीक पीछे वाले हिस्से यानी मसूड़ों से, जिसे व्याकरण में वर्त से कहते हैं। लेकिन इसकी असली पहचान कुछ और है। इसे एक लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। अब ये लुंठित क्या बला है? देखिए, जब हम र बोलते हैं तो हमारी जीभ की नोक मसूड़े पर बहुत तेजी से कांपती है, जैसे लुढ़क रही हो। बस यही तेज कंपन र की वो खास रोलिंग साउंड पैदा करता है। चलिए, अब बारी है हमारे तीसरे साथी की, ल। अब मजे की बात यह है कि ल भी वहीं से बोला जाता है जहां से र, मतलब मसूड़ों से। तो ये भी एक वर्थश ध्वनि है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ल का अपना एक अलग ही टाइटल है, पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक का सीधा सा मतलब है बगल से। जब हम ल बोलते हैं ना, तो जीभ की नोक तो मसूड़े पर चिपक जाती है, एक दीवार जैसी। और हवा बेचारी साइड से, मतलब जीभ के दोनों किनारों से निकल जाती है। हवा का यही साइड से निकलना ल की ध्वनि बनाता है। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, हमारा चौथा और आखिरी अंतस्थ व्यंजन, व का उच्चारण इन सब में सबसे अलग है। इसकी खासियत है कि ये दंतोष्ट्य है, मतलब दांत और होंठ। इसे बोलने के लिए ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ को हल्का सा टच करते हैं। और हाँ, बिल्कुल य की तरह वह भी एक अर्ध स्वर है। अच्छा, तो हमने इन चारों को एक एक करके तो समझ लिया, पर इस सबका फायदा क्या है? ये सब जानना जरूरी क्यों है? चलिए, अब पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो ये देखिए, इस एक टेबल में इन चारों की पूरी कुंडली है। कौन कहाँ से बोला जाता है, उसका वर्ग क्या है और उसकी खास पहचान क्या है, सब कुछ एक जगह पर। तो सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है वो क्या है? देखिए, य और व हो गए अर्धस्वर, र हो गया लुंठित यानी कांपने वाली ध्वनि, और ल हो गया पार्श्विक, मतलब जिसमें हवा बगल से निकलती है। और ये ज्ञान सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो सरकारी नौकरी या टीचिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आज हमने देखा कि कैसे चार आम से दिखने वाले वर्णों के पीछे इतना मजेदार और गहरा विज्ञान छिपा है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ध्वनि और उच्चारण के इस विशाल समंदर में न जाने और कितने ऐसे राज छुपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी हिंदी वर्णमाला, जिसे हम रोज लिखते बोलते हैं, उसके अंदर भी कुछ छुपे हुए राज हो सकते हैं? आज हम ऐसे ही एक सीक्रेट सिस्टम की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस पहेली पर आते हैं। ये 4 अक्षर देखिए, श, श, स और ह। अब पहली नजर में तो ये सब अलग अलग लगते हैं ना, इनकी आवाजें भी अलग हैं, पर इनके बीच एक बहुत ही गहरा, एक साइंटिफिक कनेक्शन है। तो सवाल ये है, आखिर वो क्या चीज है जो इन चारों को एक साथ बांधती है? अच्छा, तो इस मिस्ट्री को सुलझाने का जो पहला क्लू है ना, वो इनके एक कॉमन फैमिली नेम में छुपा है। जी हाँ, लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान में इन चारों को एक ही खास परिवार का हिस्सा माना जाता है। जानना चाहेंगे क्या है वो नाम? तो ये नाम है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म का मतलब ही होता है हीट, यानी गर्मी। सोचिए, जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है ना, उसमें एक फ्रिक्शन, एक रगड़ पैदा होती है और उसी से हल्की सी गर्मी बनती है। चलिए मेरे साथ ट्राई करके देखिए। बोलिए श्श या स्स। महसूस हुई वो गर्म हवा? कमाल है ना? पर बात यही खत्म नहीं होती। इस ग्रुप का एक और नाम भी है, एक तरह का निकनेम समझिए, जो ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये ध्वनियां असल में बनती कैसे हैं। और वो नाम है संघर्षी व्यंजन। जैसा नाम से ही जाहिर है, संघर्षी मतलब जिसे बनने के लिए संघर्ष करना पड़े। तो अब तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। इन सभी अक्षरों को बनाने के लिए हवा को हमारे मुंह के अंदर किसी तंग रास्ते से संघर्ष करके गुजरना पड़ता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस स्पेशल ग्रुप में ठीक 4 ही मेंबर हैं, ना कोई पांचवा ना कोई तीसरा, एकदम परफेक्ट सेट। इससे पता चलता है कि भाषा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, इसके पीछे भी एक पूरा का पूरा लॉजिक और सिस्टम काम करता है। अच्छा, यहाँ एक और सवाल दिमाग में आता है ना कि अगर ये चारों श, श,
स और ह एक ही तरीके से मतलब हवा की रगड़ से बनते हैं, तो फिर इनकी आवाजें अलग-अलग क्यों हैं? श और स में इतना फर्क क्यों सुनाई देता है? इसका जवाब हमारी पहेली के अगले हिस्से में छिपा है। और ये रहा वो अगला सुराग, हमारी पहेली को क्रैक करने की चाबी। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो असल में हमारे मुंह के अंदर का एक मैप है, एक भाषाई नक्शा जो दिखाता है कि कौन सी आवाज कहाँ से निकलती है। चलिए अब इस टेबल को जरा गौर से देखते हैं। यही सारा राज छुपा है कि ये चारों ध्वनियां अलग-अलग क्यों हैं। देखिए, श की आवाज आती है तालू से, मतलब मुंह में ऊपर का हिस्सा। श के लिए जीभ और पीछे जाती है, मूर्धा तक। जब हम स बोलते हैं तो हवा सीधी हमारे दांतों से टकराती है। और सबसे आखिर में ह, ये आवाज तो सीधे हमारे गले के अंदर कंठ से आती है। देखा, मतलब इन्हें बनाने का तरीका तो एक ही है, फ्रिक्शन, पर बनाने की जगह यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन सबका अलग है। यही है वो सीक्रेट। तो बस पहेली सुलझ गई। वो 4 अक्षर जो शुरू में हमें बिल्कुल रैंडम लग रहे थे, अब देखिए एक कितने खूबसूरत, एक परफेक्ट सिस्टम का हिस्सा लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। इन चारों व्यंजनों में कॉमन क्या है? बनाने का तरीका यानी ऊष्मा या संघर्ष, ये सब हवा की रगड़ से पैदा होते हैं। और इनमें अलग क्या है? बनाने की जगह। हर एक की मुंह में अपनी एक अलग लोकेशन है। श के लिए तालु, श के लिए मूर्धा, स के लिए दांत और ह के लिए सीधा कंठ। बस यही है वो छिपा हुआ परफेक्ट सिस्टम। अब ये बात सोचने वाली है, अगर सिर्फ इन 4 मामूली से लगने वाले अक्षरों के पीछे इतना गहरा लॉजिक और एक साइंटिफिक सिस्टम छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए हमारी भाषा में ऐसे और कितने ही सीक्रेट पैटर्न होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते। हिंदी में एक छोटी सी चीज है जो अक्सर बड़े बड़ों को कंफ्यूज कर देती है, और वो है एक अक्षर के नीचे लगी बिंदी। ये सिर्फ हिंदी सीखने वालों के लिए ही नहीं, कई बार हम सबके लिए भी एक सवाल बन जाती है। तो आज हम इसी छोटी सी बिंदी के बड़े रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसको एक मिसाल से देखते हैं। स्क्रीन पर एक शब्द है डर, मतलब भय। अब जरा देखिए, अगर हम ड के नीचे बस एक छोटी सी बिंदी लगा दें तो ये बन जाता है अड़ा और शब्द हो जाता है सड़क। कमाल है ना? एक जरा सी बिंदी ने सिर्फ आवाज ही नहीं, पूरे शब्द का मतलब ही पलट दिया। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस बिंदी का राज क्या है, कहाँ से आई ये, और इसका सही इस्तेमाल क्या है। चलिए आज इस जुबानी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इन स्पेशल लेटर्स का जो ऑफिशियल नाम है वो जानते हैं। व्याकरण में इन्हें एक खास नाम दिया गया है, द्विगुण व्यंजन। अब ये द्विगुण व्यंजन क्या चीज है? देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। द्वि मतलब दो और गुण मतलब क्वालिटी या विशेषता। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे व्यंजन हैं जिनमें 2 तरह के गुण होते हैं। अब सवाल यह है कि वो 2 गुण हैं कौन से? इसी पर तो आगे बात करनी है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? पूरी की पूरी हिंदी वर्णमाला में ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही व्यंजन हैं। जी हां, बस 2। तो घबराने की कोई बात ही नहीं। इनको समझना और याद रखना बहुत आसान है। तो ये 2 स्पेशल व्यंजन हैं अड़ और ढ। इनकी आवाज के फर्क पर ध्यान दीजिए। पहला है अड़, सड़क वाला अड़, और दूसरा है ढ, पढ़ना वाला ढ। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो अब जब इन दोनों से जान पहचान हो गई है तो इनके उच्चारण और बनने के पीछे की जो साइंस है ना, जरा उसे समझते हैं। बड़ा मजेदार है ये। इनका एक और नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, और ये नाम इनके उच्चारण के तरीके को एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। जब हम इन्हें बोलते हैं ना, तो हमारी जीभ पहले ऊपर तालू को छूती है और फिर एक झटके से नीचे आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई चीज फेंकते हैं। तो ये बनते कैसे हैं? तरीका बहुत सीधा है। हम नॉर्मल ड लेते हैं, उसके ठीक नीचे एक बिंदी लगा देते हैं और बस ये बन गया हमारा स्पेशल व्यंजन अड़ा। देखिए, एक बिंदी से एक आम अक्षर कैसे खास बन गया। और बिल्कुल यही तरीका ढ के लिए भी है। ढ के नीचे एक बिंदी लगा दी और यह बन गया ड़। मतलब पैटर्न एकदम सिंपल है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और हां, ये सारी बातें किसी प्रामाणिक स्रोत पर आधारित हैं। जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है वो इन व्यंजनों की परिभाषा, इनकी गिनती और इनके इस्तेमाल के नियमों को साफ साफ बताता है। इससे हमारी समझ और भी पक्की हो जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो रूल्स जो इन अक्षरों को सही तरीके से इस्तेमाल करने की मास्टर की हैं।
अगर ये समझ लिए तो समझिए कि फिर कभी कोई गलती होगी ही नहीं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी गोल्डन रूल, इसे हमेशा याद रखना है, ण और ढ से कभी भी कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। यह सबसे बड़ा नियम है। अगर कोई शब्द ड या ढ से शुरू हो रहा है तो उसके नीचे बिंदी लगाने के बारे में सोचना भी नहीं है। तो फिर सवाल है, ये आते कहाँ हैं? तो जवाब है, ये हमेशा शब्द के बीच में या फिर आखिर में आते हैं। जैसे सड़क या पढ़ना में ये बीच में हैं, और बाढ़ या गढ़ जैसे शब्दों में ये आखिर में आते हैं। अब वक्त है इस पहेली के आखिरी टुकड़े को जोड़ने का। इन व्यंजनों का इतिहास क्या है? क्या इनका हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत से कोई कनेक्शन है? चलिए पता लगाते हैं। इससे हमारी समझ और गहरी होगी। सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, ये नवीन विकसित व्यंजन है। नवीन विकसित मतलब न्यूली डेवलप्ड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अक्षर हिंदी वर्णमाला में शुरू से नहीं थे। ये समय के साथ बने हैं, विकसित हुए हैं। आखिर भाषाएं भी तो जिंदा होती हैं, है ना? वक्त और ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदलती रहती हैं। और क्योंकि ये नवीन विकसित हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि ये हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत का हिस्सा नहीं थे। संस्कृत के किसी भी ओरिजिनल शब्द में र या ढ़ देखने को नहीं मिलेगा, और यही बात इन्हें हिंदी की अपनी एक यूनिक पहचान देती है। ये दिखाता है कि कैसे हिंदी ने संस्कृत से अपनी जड़ें तो लीं, लेकिन फिर एक आज़ाद जुबान के तौर पर अपना एक अलग सफ़र भी तय किया। तो आज हमने क्या देखा? यही कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली बिंदी, एक अक्षर की आवाज़, एक शब्द का मतलब और यहाँ तक कि भाषा के इतिहास की पूरी कहानी बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि जुबान में एक छोटा सा निशान भी कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। क्या कभी सोचा है कि हिंदी के जो अक्षर हम रोज लिखते पढ़ते हैं, उनमें भी कोई गहरा लॉजिक, कोई रहस्य छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। एक ऐसी पहेली जो हमारी भाषा के बिल्कुल दिल में बसी है। तो चलिए शुरू करते हैं इन 4 अक्षरों से। स्क्रीन पर देखिए, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब जरा सोचिए, इन चारों में ऐसा क्या कॉमन है? इनके बीच का वो खास रिश्ता क्या है? बस यही सवाल आज हमारी खोज का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब वो हमें ले जाता है अक्षरों की एक बहुत ही खास बनावट की तरफ। तो चलिए इस लेटर पजल को मिलके सॉल्व करते हैं। तो इस पहेली का जवाब है संयुक्त व्यंजन। देखिए, नाम से ही कितना क्लियर है ना? संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। ये असल में वो व्यंजन है जो 2 या 2 से ज्यादा व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। तो लो, हमारे पहले सवाल का जवाब तो यही मिल गया। लेकिन सवाल ये है कि ये जुड़ते कैसे हैं? क्या कोई रूल है? जी हाँ, बिल्कुल है, और बहुत सीधा सा नियम है। जब भी ये व्यंजन जुड़ते हैं ना, तो पहला वाला व्यंजन हमेशा आधा होता है, मतलब बिना किसी स्वर के, और जो दूसरा व्यंजन होता है वो पूरे स्वर के साथ होता है। सिंपल। तो अपनी देवनागरी लिपि में ऐसे 4 मेन संयुक्त व्यंजन हैं। ये वही हैं जिनका हम रोज रोज इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें जानना वाकई बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि ये चारों बनते कैसे हैं। सबसे पहले क्ष, ये बनता है आधे क और श से। फिर है त्र, जो बनता है आधे त और र से। इसके बाद आता है ज्ञ, ये बनता है आधे ज और ञ से मिलकर। और आखिर में श्र, जो आधे श और र से बनता है। मतलब इनकी यही जो बनावट है ना, यही इन्हें इतना स्पेशल बनाती है। और पता है, इसी वजह से कभी डिक्शनरी में क्ष से शुरू होने वाला कोई शब्द ढूंढना हो तो कितनी मुश्किल होती है। ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे ढूंढना पड़ता है क वाले सेक्शन में। तो ये दिखाता है कि ये रूल सिर्फ ग्रामर की किताबों के लिए नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है। ओके, तो अक्षरों की बनावट वाला लॉजिक तो समझ आ गया, लेकिन अब जरा साउंड पर आते हैं। कभी ये सोचा है कि कुछ अक्षरों को बोलते समय गले में वाइब्रेशन होती है और कुछ में नहीं? एक काम कीजिए, क और ग, इन दोनों को बोलकर देखिए। फर्क महसूस हुआ? बस यही फर्क हमें हमारी अगली पहेली की तरफ ले जाता है, और इसका कनेक्शन है सीधा ध्वनि के विज्ञान से, द साइंस ऑफ साउंड। तो इस साइंस को समझने के लिए एक टर्म जानना जरूरी है, अघोष व्यंजन। अब ये क्या है? देखिए, ये वो कॉन्सोनेंट्स हैं जिन्हें बोलते समय हमारे वोकल कॉर्ड्स, मतलब जो आवाज पैदा करने वाली तंत्रियां हैं, उनमें कोई खास वाइब्रेशन या कंपन नहीं होती। ये लिखने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि साउंड फील कैसा होता है। तो फिर ये अघोष व्यंजन हैं कौन कौन से? इसे याद रखना बहुत आसान है। हमारी वर्णमाला में हर लाइन का पहला अक्षर, यानी क,
च, ट, त, प और हर लाइन का दूसरा अक्षर यानी ख, छ, ठ, थ, फ। खुद बोलकर ट्राई कर सकते हैं, गले में ज्यादा कंपन महसूस नहीं होगी। और हाँ, ये जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये बहुत काम की है। हमारी सोर्स मटेरियल में भी ये बात बताई गई है कि सीजी व्यापम और सीजी पीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाब होने के लिए ये नॉलेज क्रिटिकल है। इससे पता चलता है कि अपनी भाषा की इतनी गहरी समझ होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक हमने दो अलग अलग चीजें देखी, एक तरफ बनावट, दूसरी तरफ साउंड। चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर पूरी पिक्चर को समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि व्यंजनों को हम दो अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेसिस है बनावट यानी फॉर्मेशन। इसमें हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की, मतलब कि लेटर्स बनते कैसे हैं। और दूसरा बेसिस है उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन। इसमें आते हैं अघोष व्यंजन, मतलब कि लेटर्स की साउंड कैसी है। दोनों अलग अलग नजरिए हैं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि हमारी भाषा कितनी साइंटिफिक और लॉजिकल है। हर चीज के पीछे एक वजह है, एक नियम है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी देवनागरी लिपि में ऐसे और कितने शानदार नियम, कितने छिपे हुए पैटर्न हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले। नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही मजेदार गुत्थी सुलझाने वाले हैं। ये गुत्थी जुड़ी है हमारी सांसों से। हाँ, हमारी सांसों से। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ सांस के इस्तेमाल से व्यंजनों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं साथ में। बोलिए क, अब बोलिए ख, फिर से क, ख। कुछ फर्क महसूस हुआ? ख बोलते वक्त मुंह से एक हवा का झोंका सा निकलता है ना? बस यही छोटा सा मामूली सा लगने वाला फर्क आज की हमारी पूरी बातचीत का हीरो है। तो जैसा मैंने कहा, इन व्यंजनों के पीछे एक गहरा राज छुपा है। और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारी अपनी सांसों में है। तो चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। व्याकरण की दुनिया में जब हम बोलते हैं तो मुंह से जो हवा निकलती है ना, उसे एक खास नाम दिया गया है, प्राण। और यही प्राण मतलब सांस की मात्रा व्यंजनों के बांटने का सबसे बड़ा आधार है। सोचिए, यही वो चाबी है जो इस पूरे वर्गीकरण का ताला खोलती है। तो सांस या प्राण के इस खेल में दो मेन प्लेयर्स हैं, दो टीमें हैं कह सकते हैं। एक का नाम है अल्पप्राण और दूसरी का महाप्राण। चलिए अब इन दोनों से जरा जान पहचान करते हैं। बात बहुत सीधी है, जैसा नाम वैसा काम। अल्पप्राण, अल्प मतलब थोड़ा या कम। तो जिन व्यंजनों को बोलने में कम सांस या कम प्राण लगें वो हुए अल्पप्राण। और महाप्राण, महा मतलब ज्यादा, तो जिन्हें बोलने में ज्यादा सांस लगे वो हो गए महाप्राण। सिंपल। चलिए पहले अल्पप्राण वाली टीम से मिलते हैं। ये वो वर्ण हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस हल्की सी हवा, हल्का सा दम और काम हो गया। इसकी परिभाषा बहुत ही साफ है। इन व्यंजनों को बोलते वक्त मुंह से कम हवा निकलती है। और एक और खास बात, इनमें ह की आवाज मतलब हकार की ध्वनि नहीं होती। जैसे बोलकर देखिए, क, ग, च, ज। एकदम साफ आवाज है, कोई अतिरिक्त हवा या ह नहीं है। अब आती है सबसे मजेदार बात, इसमें एक जबरदस्त पैटर्न छुपा हुआ है। अगर हम अपनी व्यंजन वाली टेबल को देखें तो हर लाइन का मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर हमेशा अल्पप्राण होता है। देखिए जरा, क पहला है, ग तीसरा है और ङ पांचवा। ये तीनों अल्पप्राण हैं, है ना? कमाल का पैटर्न। तो ये रही पूरी लिस्ट। क वर्ग में है क, ग, ङ। च वर्ग में च, ज, ञ। ट वर्ग में ट, ड, ण। और ये पैटर्न नीचे तक बिल्कुल ऐसे ही चलता है। जब सब एक साथ ऐसे लिखे दिखते हैं ना तो दिमाग में छप जाते हैं। अरे पर रुकिए, बात अभी पूरी नहीं हुई है। इन व्यंजनों के अलावा जो अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल और व, ये भी अल्पप्राण की टीम में ही शामिल हैं। इनको भूलना नहीं है, ये भी कम सांस वाले ही हैं। तो वो 15 और ये 4 सबको मिला दें तो कुल अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या हो जाती है 19। 19 ये नंबर याद रखना बहुत काम का है, खासकर उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है।
तो अल्प प्राण की टीम से तो मिल लिए। अब चलते हैं दूसरी टीम के पास, महाप्राण। नाम से ही पता चल रहा है, महा यानी ज्यादा प्राण। इनको बोलने में लगता है ज्यादा दम, ज्यादा हवा। चलिए ट्राई करते हैं। बोलिए ख घ। आया ना वो हवा का एक तेज झोंका, वही है महाप्राण की पहचान। तो अब अगर दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अल्प प्राण मतलब कम सांस, बिना ह वाली ध्वनि के, और महाप्राण मतलब ज्यादा सांस, जिसमें ह जैसी ध्वनि भी जुड़ी होती है। ख में क और ह की ध्वनि है ना? और ये रही महाप्राण की पूरी टीम, हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। जैसे क वर्ग में ख और भ, च वर्ग में छ और झ, और ये सिलसिला नीचे तक चलता है। मतलब सीधी सी बात है, जो अल्प प्राण नहीं थे वो बचे हुए महाप्राण हैं। अच्छा, अब इतना सब कुछ याद कैसे रखा जाए, ये सवाल जरूर मन में आ रहा होगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही आसान, एक जादुई नियम है। हम इसे कह सकते हैं ऑड इवन का फॉर्मूला। तो ये रहा वो सीक्रेट। आपको बस हर वर्ग में अक्षर का नंबर देखना है। ऑड नंबर वाले अक्षर यानी 1, 3 और 5, ये सब है अल्प प्राण। और इवन नंबर वाले अक्षर यानी 2 और 4, ये है महाप्राण। है ना एकदम आसान। बस हाँ, एक बात याद रखनी है कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व वो भी अल्प प्राण की लिस्ट में ही आते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। ऑड है हल्की सांस, इवन है जोरदार। यही है प्राण का सारा खेल। बस ये एक लाइन पकड़ लीजिए, फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारी सांस ही व्यंजनों के चरित्रों को तय करती है। लेकिन हिंदी व्याकरण और ध्वनियों की दुनिया तो ऐसे ही कई और मजेदार रहस्यों से भरी हुई है। जरा सोचिए, उच्चारण और आवाज के ऐसे और कौन से राज हैं जिन्हें जानने में मजा आएगा। नमस्ते। हिंदी बोलते समय ना कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, पर वही हमारी भाषा को उसका एक अलग मजा देती हैं। आज हम एक ऐसे ही राज को खोलने वाले हैं जो हमारी सांसों में ही छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क और ख बोलने में आखिर असली फर्क है क्या? सुनने में तो आवाज लगभग एक जैसी ही लगती है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अपने हाथ को मुंह के सामने लाकर बोलिए क और अब बोलिए ख। कुछ महसूस हुआ? जैसे ही ख बोला, हाथ पर हवा का एक तेज झोंका लगा, है ना? बस हवा का यही झोंका हमारी आज की पहेली की चाबी है। और हवा का यही झोंका हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक पर ले आता है, महाप्राण। अरे ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, ये तो बस हमारी बोली में छिपे सांसों के साइंस का नाम है। तो ये महाप्राण है क्या? चलो इस शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। महा मतलब ज्यादा और प्राण मतलब सांस। बस सिंपल। ये वो अक्षर हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा सांस या कहिए कि हवा मुंह से बाहर निकलती है। और हाँ, साथ में एक हल्की सी ह की आवाज भी आती है। याद है वो ख वाला टेस्ट? बस हाथ पर लगने वाली वही हवा महाप्राण की असली पहचान है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि हिंदी वर्णमाला में ये महाप्राण व्यंजन हैं कौन-कौन से? इनको पहचानने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े ग्रुप से शुरू करते हैं, स्पर्श व्यंजन। और यहाँ नियम भाई बहुत ही आसान है। हिंदी के जो 5 मेन व्यंजन वर्ग है, क, च, ट, त और प, उनमें से हर लाइन का दूसरा और चौथा अक्षर, बस दूसरा और चौथा, महाप्राण होता है। हाँ, बस इतना ही सिंपल है ये। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए, क वर्ग में दूसरा अक्षर है ख और चौथा है घ, है ना? इसी तरह च वर्ग में छ और झ, ट वर्ग में ठ और ढ, त वर्ग में थ और ध, और आखिर में प वर्ग में फ और भ। तो ये जो 10 व्यंजन हैं जो हाईलाइट किए हुए दिख रहे हैं, ये सब के सब महाप्राण हैं। तो ये तो हुई स्पर्श व्यंजनों की बात। अब चलिए दूसरे ग्रुप पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ये ग्रुप छोटा है पर इम्पॉर्टेंट उतना ही है। ये है ऊष्म व्यंजन। अब इस ग्रुप का नाम है ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म का मतलब ही होता है गर्म। तो जब हम इन 4 अक्षरों श, श, स और ह को बोलते हैं तो मुंह से एक गर्म हवा सी निकलती है, और जहां हवा निकली वो क्या हुआ? महाप्राण। तो जाहिर है ये चारों ही अपनी नेचर से महाप्राण हैं।
इनको याद रखना तो मतलब और भी आसान है। तो हमने 2 अलग-अलग ग्रुप देख लिए और उनके रूल्स भी समझ लिए। अब टाइम है इन सबको एक साथ जोड़ने का और एक सिंपल सा रूल बनाने का। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसके बेसिस पर कोई अंदाजा लगा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने महाप्राण व्यंजन हैं? जरा सोचिए। पहले ग्रुप से थे 10 और दूसरे से 4। तो सही जवाब है 14। जी हाँ, हिंदी में कुल 14 महाप्राण व्यंजन हैं। बस यही वो मैजिक नंबर है जिसे याद रखना है। और ये रहा पूरा हिसाब। बिल्कुल सिंपल। 10 हो गए स्पर्श व्यंजन, यानी हर वर्ग के दूसरे और चौथे वाले, और 4 हो गए ऊष्म व्यंजन, तो 10 + 4 हो गए 14। बस इस आसान से फॉर्मूले को ध्यान में रखिए और महाप्राण व्यंजनों को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो देखा, ये सिर्फ ग्रामर का कोई सूखा सा रूल नहीं है, ये तो हमारी भाषा का संगीत है। सांस की यही कलाकारी तो शब्दों को उनकी एक अलग लय, एक अलग गहराई देती है। कभी सोचिए, फल और पल में फर्क सिर्फ एक सांस के झोंके का है, पर मतलब कितना बदल जाता है। तो अगली बार जब हिंदी बोले या सुने तो इस पर गौर करना कितना दिलचस्प होगा। क्या सांसों का ये खेल सच में महसूस किया जा सकता है? नमस्कार, आज हम हिंदी वर्णमाला के एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कभी सोचा हो। यह सिर्फ अक्षर नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक कमाल की वैज्ञानिक व्यवस्था छिपी है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी के सभी व्यंजनों को हमारे गले में होने वाली एक फिजिकल एक्शन के आधार पर बांटा गया है? और यही सवाल आज हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो आखिर इस पूरे क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? देखिए, ये कोई मुश्किल नियम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सीधे साधे वैज्ञानिक सिद्धांत पर टिका है, जो हमारी सांस और गले की वोकल कॉर्ड से जुड़ा है। और वो मूल सिद्धांत है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। इसका मतलब बहुत ही आसान है। जब हम कुछ अक्षर बोलते हैं तो हमारे गले में वाइब्रेशन होती है और कुछ को बोलते समय बिल्कुल नहीं होती। बस इतनी सी बात है। तो बस इसी एक चीज यानी वाइब्रेशन या कंपन के आधार पे हम सारे व्यंजनों को 2 बड़े-बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक जिनमें कंपन होता है और दूसरा जिनमें कंपन नहीं होता। आज हम अपना पूरा ध्यान बिना कंपन वाली ध्वनियों पर ही रखने वाले हैं। तो ये बिना कंपन वाली ध्वनियां आखिर हैं क्या? व्याकरण की भाषा में इन्हें अघोष ध्वनि कहा जाता है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा देखिए बिल्कुल सीधी है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात करें तो वो आवाजें जिन्हें पैदा करने में हमारे वोकल कॉर्ड्स में जरा भी वाइब्रेशन नहीं होती। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसे कोई भी खुद महसूस कर सकता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी उंगलियों को हल्के से अपने गले पर रखिए। अब बोलिए क। कुछ महसूस हुआ? कोई वाइब्रेशन नहीं है ना? अच्छा, अब बोलिए ग। देखा, महसूस हुआ वो कंपन। बस यही है पूरा खेल। अच्छा, अब जब हमें नियम पता चल गया है तो क्यों ना हिंदी वर्णमाला के सारे अघोष व्यंजनों को ढूंढ निकाला जाए। चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की। इनके लिए नियम तो बहुत ही आसान है। बस इतना याद रखना है, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। जी हाँ, बस पहला और दूसरा। यहाँ देखिए इस टेबल को, ये व्यंजनों के ग्रुप्स को एकदम साफ साफ दिखा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 5 मेन ग्रुप्स हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो अब देखिए नियम कितना सीधा है। बस पहले और दूसरे कॉलम पर नजर डालिए। ये हैं हमारे अघोष व्यंजन: क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और आखिर में प, फ। तो ये हो गए पूरे 10 व्यंजन। तो 10 तो हमें मिल गए, है ना आसान? पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लिस्ट पूरी करने के लिए बस 3 और बाकी हैं। और ये 3 हैं हमारे ऊष्म व्यंजन: श, श और स। इन्हें ऊष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं ना तो मुंह से थोड़ी गर्म हवा निकलती है। और हाँ, इनमें भी गले में कोई कंपन नहीं होता। तो ठीक है, अब हमारे पास सारी जानकारी है। 10 स्पर्श व्यंजन और 3 ऊष्म व्यंजन। तो जरा हिसाब लगाइए।
हिंदी में कुल कितने अघोष व्यंजन हुए? और जवाब है 13। जी हाँ, पूरी हिंदी वर्णमाला में कुल 13 व्यंजन ऐसे हैं जो अघोष हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो याद रखने लायक है। चलिए अब फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि ये सारी बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। तो आगे से किसी भी व्यंजन को पहचानना हो तो बस ये 2 आसान से सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ये अपने ग्रुप का पहला या दूसरा अक्षर है? अगर नहीं तो दूसरा सवाल, क्या ये श, श या स में से कोई एक है? अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो मुबारक हो, आपको एक अघोष व्यंजन मिल गया है। तो इस तरह हमने उन 13 खास व्यंजनों की पहचान कर ली है जिनकी एक ही पहचान है। उनके उच्चारण में गले में कोई कंपन नहीं होता। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर ये 13 व्यंजन अघोष हैं यानी बिना कंपन वाले, तो बाकी के व्यंजन क्या हैं? उन्हें कहते हैं घोष या सघोष व्यंजन। तो वो कौन से हैं और उनमें ऐसी क्या खासियत है जो इन्हें अघोष से अलग करती है? नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की, घोष ध्वनि। चलिए पता लगाते हैं कि कुछ अक्षर बोलते समय हमारे गले में खास तरह का कंपन क्यों होता है। कभी सोचा है कि कुछ आवाजें निकालते वक्त गले में एक वाइब्रेशन सी होती है और कुछ में बिल्कुल नहीं? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये घोष ध्वनियां आखिर हैं क्या चीज। देखिए, बहुत आसान है। जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी स्वरतंत्रियों यानी वोकल कॉर्ड्स में कंपन या वाइब्रेशन होता है, उन्हें ही घोष ध्वनि कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इसे हम खुद महसूस कर सकते हैं। अपनी उंगलियों को हल्के से गले पर रखिए और बोलिए क। कोई खास हलचल नहीं हुई है ना? अब बोलिए ग। ग बोलते हुए जो कंपन महसूस हुआ, बस वही घोष ध्वनि की असली पहचान है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि घोष ध्वनि क्या है, तो देखते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कौन कौन सी ध्वनियां घोष हैं। और शुरुआत करेंगे हम स्पर्श व्यंजनों से, जो व्यंजनों का सबसे बड़ा ग्रुप है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये हैं हिंदी के स्पर्श व्यंजनों की पूरी लिस्ट। इन्हें उच्चारण की जगह के हिसाब से 5 वर्गों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब मजेदार बात यह है कि घोष ध्वनियों का राज ना इसी टेबल में छिपा है। अब देखिए इस टेबल की सबसे खास बात, हर लाइन का यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर, बस यही है घोष ध्वनियां। जैसा स्क्रीन पर हाईलाइट किया गया है, इन्हीं को बोलते वक्त हमारे वोकल कॉर्ड्स में वो खास कंपन होता है। तो इस सीधे से नियम के हिसाब से हमारे पास आ जाते हैं कुल 15 घोष स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से? क वर्ग से ग, घ, ङ। च वर्ग से ज, झ, ञ। ट वर्ग से ड, ढ, ण। त वर्ग से द, ध, न। और आखिर में प वर्ग से ब, भ, म। तो गिनती का पहला आंकड़ा हमें मिल गया है 15। याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजनों में से कुल 15 ध्वनियां घोष हैं। पर कहानी सिर्फ स्पर्श व्यंजनों पर खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी कुछ और व्यंजन हैं जो घोष की कैटेगरी में आते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो यहां 2 और ग्रुप्स हैं। पहले हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। ये चारों के चारों घोष हैं। और फिर हैं ऊष्म व्यंजन, जिनमें से सिर्फ ह ही घोष ध्वनि है। तो 4 हो गए अंतस्थ और 1 ऊष्म, यानी कुल मिलाकर हुए 5 और। तो हमारे पहले वाले 15 में ये 5 और जोड़ देते हैं। लेकिन रुकिए, अभी भी गिनती पूरी नहीं हुई है। व्यंजनों के अलावा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो पूरा का पूरा ही घोष होता है, और वो हैं हमारे स्वर। जी हां, ये नियम तो बहुत ही आसान है। हिंदी के सभी 11 स्वर घोष ध्वनियां हैं। अ से लेकर औ तक हर एक स्वर को बोलते वक्त वोकल कॉर्ड्स में कंपन होता ही होता है। तो यहां से मिले हमें पूरे 11। अब हमारे पास तीनों टुकड़े आ गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अन्य व्यंजन और स्वर। अब बस इन्हें जोड़ना बाकी है। चलिए, अब फाइनल काउंटडाउन का समय आ गया है। इन सभी संख्याओं को जोड़कर देखते हैं कि हिंदी में कुल कितनी घोष ध्वनियां हैं। तो फिर कुल मिलाकर हिंदी में घोष ध्वनियों की संख्या आखिर है कितनी? चलिए एक बार फिर से गिनती करते हैं। सबसे पहले थे 15 घोष स्पर्श व्यंजन, फिर आए 5 दूसरे व्यंजन यानी य, र, ल, व और ह, और आखिर में हमारे सारे के सारे 11 स्वर।
और जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो टोटल आता है 31। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में कुल 31 घोष ध्वनियां हैं। यही है वो मैजिक नंबर। जाते जाते स्वर अ के बारे में एक खास बात जान लेते हैं। ये सिर्फ एक घोष ध्वनि ही नहीं है, बल्कि इसे मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और कंठे ध्वनि भी कहा जाता है। मतलब एक ही ध्वनि की कितनी सारी पहचानें हैं। तो अब ये तो साफ हो गया कि ये 31 ध्वनियां घोष हैं। पर ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि अगर ये घोष हैं, तो फिर बाकी बची हुई ध्वनियों को क्या कहते हैं? नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हिंदी की वर्णमाला जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सिर्फ अक्षरों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल सिस्टम छिपा है। आज ना हम हिंदी व्यंजनों के पीछे छिपे इसी कमाल के कोड को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या हिंदी के व्यंजन बस ऐसे ही रैंडमली रख दिए गए अक्षर हैं, या फिर उनके पीछे कोई हिडन कोड है, कोई पैटर्न है जिसे हम सुलझा सकते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सॉल्व करते हैं। जब हम पहली बार देखते हैं ना, क ख ग घ, अरे बाप रे, इतनी सारी आवाजें, लगता है कि यार इनको याद रखना तो बड़ा मुश्किल होगा। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि ये रैंडम है ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक पैटर्न पर बेस्ड है। तो इस कोड को खोलने की जो पहली चाबी है वो है प्राण। अब देखिए, संस्कृत में प्राण का मतलब होता है जीवन श्वास, अ लाइफ ब्रेथ, और लिंग्विस्टिक्स में इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम कोई अक्षर बोलते हैं तो हमारे मुंह से कितनी हवा, कितनी ब्रेथ बाहर निकलती है। तो प्राण का मतलब सिंपल वर्ड्स में बस इतना सा है कि किसी कॉन्सोनेंट को बोलते टाइम मुंह से कितनी हवा बाहर आ रही है। कुछ अक्षरों में थोड़ी सी हवा निकलती है और कुछ में बहुत ज्यादा। और बस इसी बेसिस पर व्यंजनों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है अल्प प्राण, मतलब थोड़ी सांस, और दूसरा है महाप्राण, मतलब ज्यादा सांस। अब जैसा कि यहाँ दिख रहा है ना, हर लाइन के जो पहले, तीसरे और पांचवें कॉलम वाले अक्षर हैं वो है अल्प प्राण, और जो दूसरे और चौथे कॉलम वाले हैं वो है महाप्राण। अच्छा, इसे खुद ट्राई करके देखते हैं। एक काम कीजिए, अपना हाथ मुंह के ठीक सामने रखिए। अब बोलिए क, और अब बोलिए ख। कुछ फील हुआ? ख बोलते वक्त जो हवा का एक तेज पफ हाथ पर लगा ना, बस वही है महाप्राण। चलो अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी चाबी की तरफ, और वो है घोष। अब घोष का कनेक्शन है हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, उनके वाइब्रेशन से। तो एकदम सिंपल भाषा में कहें तो घोष वो वाइब्रेशन है, वो कंपन है जो कुछ व्यंजनों को बोलते वक्त गले के वोकल कॉर्ड्स में फील होता है। और इसके बेसिस पर भी दो ग्रुप्स बनते हैं, अघोष मतलब बिना वाइब्रेशन के, और घोष या सघोष भी कहते हैं इसे, जिसका मतलब है वाइब्रेशन के साथ। तो हर लाइन के पहले दो अक्षर होते हैं अघोष और आखिरी के 3 सघोष। इसको भी ट्राई करके देखते हैं। अपनी उंगलियां हल्के से अपने गले पर रखिए और अब बोलिए क। कोई खास वाइब्रेशन नहीं हुआ, राइट? अब बोलिए ग। आई ना एक गूंज? बस यही है घोष। तो अब हमारे पास 2 चाबियां आ गई हैं, प्राण और घोष। तो चलिए अब इन दोनों को मिलाकर इस पूरे कोड को, इस मैट्रिक्स को अनलॉक करते हैं। चलिए सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं, अल्प प्राण अघोष। इसको आप एक बेस मोड समझ सकते हैं, मतलब कम सांस और कोई वाइब्रेशन नहीं। ये सबसे सिंपल कॉन्सोनेंट्स है, क, च, ट, त और प। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं, महाप्राण अघोष। यहाँ वाइब्रेशन तो अभी भी नहीं है, पर अब हम इसमें वो हवा का एक्स्ट्रा पफ जोड़ देते हैं। बेसिकली हम पहली कैटेगरी के अक्षरों में प्राण डाल रहे हैं, तो क बन जाता है ख, च बन जाता है छ, एंड सो ऑन। अब तीसरी कैटेगरी अल्प प्राण सघोष। यहाँ हम वापस कम सांस पर आते हैं, लेकिन इस बार हम वाइब्रेशन यानी घोष को ऑन कर देते हैं। इससे हमें मिलते हैं ग, ज, ड, द, ब। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे नेजल कॉन्सोनेंट्स जैसे ng और न वो भी यहीं आते हैं। और आखिर में चौथी कैटेगरी महाप्राण सघोष। यहाँ सब कुछ एक साथ है, हमारे पास ज्यादा सांस भी है और वाइब्रेशन भी। ये इस ग्रिड की सबसे कॉम्प्लेक्स साउंड्स हैं, घ, झ, ढ, ध और भ। और ये देखिए पूरा कोड एक साथ। ये डायग्राम एकदम साफ साफ दिखाता है कि कैसे हर एक व्यंजन का इस साइंटिफिक ग्रिड में एक लॉजिकल, एक परफेक्ट स्पॉट है। सब कुछ
प्राण और घोष के रूल्स पर बेस्ड है, कुछ भी रैंडम नहीं है। तो ये बात हमें इस आइडिया पर लाती है कि इस वैज्ञानिक ग्रिड में हर अक्षर का अपना एक यूनिक एड्रेस है, मतलब ये एक तरह से परफेक्ट सिस्टम है। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, पर इस कोड को जानने से फायदा क्या है? Why does this matter? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके कई इंपॉर्टेंट फायदे हैं। सबसे पहला, ये हमें ग और घ जैसे सिमिलर साउंडिंग अक्षरों का फर्क समझने में मदद करता है, जिससे प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होता है। दूसरा, हिंदी कविता की जो लय होती है ना, जो छंद होता है, उसे अप्रिशिएट करने के लिए भी ये जानना जरूरी है। और इससे भी बड़ी बात, ये भाषा से एक गहरा कनेक्शन बनाता है। फिर भाषा रूल्स का बोझ नहीं लगती, बल्कि एक खूबसूरत सिस्टम लगती है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, ये सीखने के तरीके को बदल देता है। रट्टा मारने की जगह लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जिससे सीखना बहुत तेज हो जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, अगर सिर्फ अक्षरों में ही इतनी डीप और साइंटिफिक स्ट्रक्चर छिपी है, तो जरा सोचिए, हमारी भाषा अपने अंदर और न जाने कौन कौन से कमाल के रहस्य छिपाए हुए होगी।